नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि गिरी आप सबका पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं पूर्वांचल आईएएस एक सस्टेनेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहां पर हम ये करंट अफेयर्स की सारी सीरीज़ आपको निःशुल्क दे रहे हैं और साथ ही साथ पूर्वांचल आईएएस एक फेस टू फेस संस्था भी है जो एक इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में गोरखपुर में स्थापित है। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर और महिला विद्यार्थी हैं और आप गोरखपुर के आसपास एरिया में रहते हैं तो आप वहाँ रहकर और फेस टू फेस कक्षाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम टारगेट 2020 इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ मैं पूरा साइंस एंड टेक के जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं जुलाई 2019 से प्रारंभ कर और आज मैं यहाँ दिसंबर 2019 पर पहुँच चुका हूँ। अब बात करते हैं कि दिसंबर 2019 से जुड़े करंट अफेयर्स के वो कौन कौन से पहलू हैं जो हमें जानने हैं और किस तरीके से हम क्रमवार आगे बढ़ने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और शुरुआत में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हो सकता है कि आप में से काफ़ी विद्यार्थी मुझसे आज पहली बार जुड़ रहे हो। मैं छोटा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि गिरी है, एज अ ऑथर ऑफ मैग्रा हिल पब्लिकेशंस और एक सस्टेनेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो मैंने स्थापित किया है गोरखपुर एज अ डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल आईएएस। बाकी अगर आप इस एड्रेस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर मिल सकते हैं और साथ ही साथ ये दिया गया नंबर है, अगर आप बात करना चाहें तो आप इस पर बात भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं ये मैग्रा हिल द्वारा पब्लिश बुक है जिसकी 3 एडिशंस आ चुके हैं। अलग अलग हर वर्ष में ये बुक अपडेट होती है और ये तीसरा एडिशन है जो आज आपके पास उपलब्ध है, सेम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में। अगर आप किसी भी माध्यम में एग्ज़ाम यानी परीक्षा देना चाहते हैं, किसी भी सिविल सेवा परीक्षा को आप ले लें, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई स्टेट पीसीएस हो, ये आपके लिए पूर्ण तरीके से जो आपके एग्ज़ाम में जो चीज़ें चाहिए सिलेबस वाइज यहाँ पर पूरी तरह से कवर किया गया है। ये चौथी एडिशन की बुक है जिसका कवर मैग्रा हिल ने बना दिया है, दे दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ। ये अगले साल आने वाले परीक्षाओं में यही किताब है जो पब्लिश होगी, जो नए अपडेशंस होंगे अभी आप इसी किताब को लेकर चलते रहें। जो हिंदी और इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं, सेम कंटेंट सेम ट्रांसलेटेड फॉर्म में आपको बुक में दी गई है। आगे आने वाले वर्षों में चौथा एडिशन आ रहा है, सेम हिंदी और सेम इंग्लिश में। आप सब जानते हैं हम किस तरीके से इन चैप्टर्स को लेके आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पीछे के वीडियोज़ को आप फॉलो करते रहें, जो मेरी आप सबसे गुजारिश होगी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आगे के मंथ में फिर रिपीट हो रहे हैं। तो जो आगे मंथ में फिर रिपीट हो रहे हैं, मैं उन इश्यूज़ को नहीं पकड़ रहा हूँ। वो जो मैंने पीछे करा दी है, मैं बोल देता हूँ कि वो चीज़ें आप पीछे से कवर कर ली, क्योंकि पीछे मैंने उसको बहुत ही विस्तार रूप से कराया है। इसीलिए आगे की वीडियोज़ हैं वो छोटे होते चले जा रहे हैं। काफ़ी कंटेंट ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कई मंथ में इस साल चर्चा का विषय रहा है। तो अब बार बार सेम चीज़ अगर रिपीट होती है तो मैं उनको एक बार ही कर देता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। किन चैप्टर्स को लेके हमें उनके स्टैटिक पार्ट और उनके समसामयिकी को जोड़कर पढ़ना होता है, ये सारे चैप्टर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पहला चैप्टर विज्ञान तकनीकी भारत में, दूसरा ऊर्जा, तीसरा अंतरिक्ष तकनीकी, चौथा संचार सूचना तकनीकी, पांचवा प्रतिरक्षा तकनीकी, छठा जो है वो बौद्धिक संपदा अधिकार, इससे जुड़े मुद्दे, कण भौतिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, नैनो तकनीकी, जैव तकनीकी, स्वास्थ्य एवं बीमारियां तथा विभिन्न प्रकार के इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम जो हैं, और विविध। ये कुल 11 चैप्टर हैं जिन चैप्टर्स को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। एक बात हमेशा आप याद रखें कि पेपर में स्टैटिक का अच्छा वेटेज होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो न्यूमेरिक बनी हुई हैं एक इस मार्केट में। तो मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ, स्टैटिक पार्ट को ज़्यादा फोकस कीजिए। 17, 18, 19 का प्रश्न पत्र जो है वो स्टैटिक पर आधारित रहा है। 2016 का पेपर काफ़ी हद तक समसामयिकी पर आधारित था। फिलहाल हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों को सेम वेटेज देना होगा। तो हम यहाँ सेम वेटेज लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शुरुआत नहीं बताऊँ। स्टैटिक पार्ट मैं क्लास में कराता हूँ, यहाँ कंटेम्प्रेरी इशूज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर किसी कंटेम्प्रेरी इशू से जुड़ा कोई स्टैटिक पार्ट है, अगर वहाँ रिक्वायर्ड है, जिसके बिना हम करंट अफेयर्स नहीं समझ सकते, तो मैं वहाँ कोशिश करता हूँ कि आपके साथ वहाँ स्टैटिक पार्ट को भी करा दिया जाए, जैसा कि आप जुलाई मंथ से देखते आ रहे हैं। आइए दोस्त, पहला चैप्टर जो है विज्ञान तकनीकी भारत में, इससे जुड़ा कौन सा ऐसा इशू है जो न्यूज़ में रहा है। तो
इस मंथ यानी दिसंबर मंथ में। तो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है जो ऑर्गेनाइज हुआ है। ये कांग्रेस जो हुआ है ये तिरुवनंतपुरम में हुआ है, और इसका जो थीम था, जो विषय रखा गया था उस थीम का, उसका नाम है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी नेशन। सो इस थीम के साथ ये नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया। असल में ये प्रोग्राम जो है वो 1993 से ऑर्गेनाइज हो रहा है, और प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम एक तरह से पूरी तरह से एक कांग्रेस जो है बच्चों के विज्ञान वगैरह तकनीकी से जुड़े हुए पहलुओं को लेकर चर्चा किया जाता है बच्चों के लिए, कि उनको हम और ज़्यादा इनोवेटिव कर सकें उनके माइंड को, और जो नई प्रतिभाएं हैं है ना उनको हम और ज़्यादा निखार सकें। फाइन, आगे बात करते हैं। इस प्रोग्राम को जो चला रहा है वो NCSTC लेकर आता है, चलाता है, जिसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जो DST के अंदर कार्य करते हैं यानी कार्य कर रहा है। तो इस पूरे कार्यक्रम का संचालन, इसको जो भी चलाना सब कुछ है वो NCSTC के हाथ में है। यहाँ जनरली जिस एज ग्रुप के बच्चों को लिया जाता है फॉर्मल स्कूल सिस्टम के अंतर्गत, है ना, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ अदर स्कूल्स के विद्यार्थी भी होते हैं, वो तकरीबन 10 से 17 वर्ष के ही विद्यार्थी हैं जो इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। अगर हम बात करें NCSTC, जिसके अंतर्गत ये कांग्रेस जो है हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, ये असल में NCSTC है क्या? तो एक पहले मैंने बोला आपको कि ये एक तरह से अगर हम बात करें तो इसके अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, जिनके द्वारा ये पूरी तरह से गाइडेड होता है, जिसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। अब इसमें अगर बात करें तो जितने भी स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैं सब मिलकर इसके लिए काम करते हैं। इनमें तकरीबन 8 सदस्य होते हैं जो सारे स्टेट्स और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ओके, उन सब एरियाज़ में कार्य करते हैं। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे वॉलंटियर लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में इसके लिए इसको प्रयास किया जाता है कि जो नई प्रतिभाएं हैं, नए लोगों को हम सामने लाएं। ओके, आगे बात करते हैं अंतरिक्ष तकनीकी से लेकर ऊर्जा से। इस मंथ में कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं है जो कि नया हो, यानी ऊर्जा से वही टॉपिक है जो पीछे के मंथ में रहे, इसलिए यहाँ पर हमने सेम रिपीटेशन नहीं किया है, इसलिए मैंने आपको शुरू से ही बता दिया। जैसे स्पेस वगैरह में भी अगर आप देखें तो हेरा मिशन या इस तरह के मिशन जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी वाले हैं वो मिशन फिर रिपीट हुए हैं। ओके, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ दोबारा लेकर नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं नाविक को लेकर। असल में नाविक के बारे में कई बार UPSC में क्वेश्चन आ चुका है, स्टेट पीचर्स में भी बहुत प्रश्न आ रहे हैं। ये भारत का अपना रीजनल सैटेलाइट है, रीजनल GPS है, और इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, जहाँ 7 उपग्रहों के कॉन्स्टलेशंस यानी लगाकर एक साथ जोड़कर पूरे भारत को देखे जाने की कोशिश हो रही है, प्रयास हो रही है। ठीक है, असल में न्यूज़ क्या रहा है हम उस पर बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पर बात हो रही है कि US कांग्रेस ने, ओके, जो इंडियाज नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन नाविक कहते हैं, उसके जो एलाइड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ओके, यानी कहने का तात्पर्य है असल में कुछ दुनिया में, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड लेकर चलता हूँ, वो कहानी ज़्यादा हेल्प करती है आपको समझने में। वैश्विक अगर हम ग्लोबल GPS की बात करें, वैश्विक मतलब जो पूरी दुनिया को कवर करता है, तो अभी 2 ही हैं। एक तो नवस्टार है, NAVSTAR, जिसका पूरा नाम है नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग, जो कि US का है। ओके, और दूसरा है जिसका नाम है ग्लोनास, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि रशिया का है। और तीसरा जो हाल ही में न्यूज़ में आ रहा है कि आज हो चुका है, जिसको आप बैडू या कंपास कहते हैं, जो कि कहाँ का है, बैडू या कंपास चाइना का है। फाइन, तो आज ऐसा कहते हैं दुनिया में 3 ही ऐसे GPS हैं जो वैश्विक है, पूरी दुनिया को देखते हैं। फाइन, लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ था जैसे गैलीलियो है। ओके, गैलीलियो जो कि यूरोपियन GPS है, अभी वो रीजनल लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, जैसे QZSS है, ओके, जो जापान का है, जिसका पूरा नाम है क्वासी जेनेट सैटेलाइट सिस्टम, जो कि जापान का है। ओके, ये अभी रीजनल लेवल पे काम कर रहे हैं, और ये अपने आप को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो वैश्विक स्तर पर अगर GPS आपको लगाना है तो फिलहाल आप यहाँ पर बाकी एरियाज़ को के लिए, जैसे यूरोप और जापान है, वो भारत से हेल्प लेने की बात कर रहा है। भारत के किस सैटेलाइट्स की हेल्प लेने की बात कर रहा है? जो भारत ने अपना रीजनल GPS नवस्टार, जिसे जिसे आप नाविक के नाम से जानते हैं, या टेक्निकल भाषा में जिसे आप INSS कहते हैं, उससे कुछ उपग्रहों की हेल्प लेने की बात कर रहा है। तो वही अमेरिकन कांग्रेस ने क्या किया, इसको एक तरह से परमिशन टाइप की चीज़ें दे दी, ठीक है, यू गो हेड। ओके, तो वही न्यूज़ रहा है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे से इसीलिए आप देखें, यहाँ गैलीलियो है जो यूरोपियन यूनियन का है, QZSS है जो जापान का है, जिसके लिए INSS के उपग्रह जो 7 उपग्रह लगाए गए, उनमें से कुछ उपग्रहों की मदद
मदद ली जाएगी, जिसके लिए यूएस कांग्रेस में इस तरह के परमिशंस दिए गए हैं। ओके, क्योंकि असल में यूएस जो है वो आप जान ही रहे हैं, दुनिया में बड़ा पावरफुल कंट्री, इन सब चीज़ों पर निगरानी रखता है कि ऐसा ना है कि कोई इस तरह की चीज़ें मिसयूज़ की जाएँ। ओके, तो वही चीज़ है जो यहाँ पे न्यूज़ में है। बाकी नौ स्टार के बारे में मैं आपसे बात नहीं करूंगा, इस बारे में हम पीछे भी बात कर चुके हैं। हाँ, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि इंडिजिनस ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों थी। ओके, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि जैसे ठीक है, ओके, आईएनएसएस में कुल 7 उपग्रह हैं, 3 जियो स्टेशनरी है, जो स्टेशनरी अर्थ है, 4 जो है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर। ओके, कुल मिला के 7 कॉन्स्टलेशन को मिलाकर यूज़ कर रहे हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ कि असल में ये नेसेसरी क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों थी। तो इसकी ज़रूरत जो है असल में क्या है कि हमारे यहाँ की जो सर्विसेज हैं, जैसे मान लो आपको पता है जब कारगिल इशू हुआ था उस समय हमारे पास कारगिल वाले एरिया को देखने के लिए कोई सैटेलाइट नहीं था। ओके, तो भारत उस समय कह रहा था यूएसए, भाई दोस्त तुम्हारे पास जो 9 स्टार है पूरी दुनिया देखता है, तो कहीं ना कहीं कारगिल के एरिया को भी देखता होगा, मुझे ये बता दो पाकिस्तान के बंकर्स कहाँ हैं, किस हाइट पर हैं, किस हिल एरियाज में किधर की तरफ है, तो मैं उसी एरिया में अपनी गोले बारूद भेजूंगा। यानी कहीं ना कहीं हमारे जो सैनिक हैं जो शहीद हो रहे हैं उनकी जान को बचा लेगा। लेकिन अमेरिका ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया था। इसके अलावा डिज़ास्टर होने में या कहीं सुनामी आने में, है ना, इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो आपको या अर्थक्वेक आता है, कहीं कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, तो उन सब केसेस के लिए आपको कहीं ना कहीं ये IRNSS, जिसको एक लोकल नाम नाविक के नाम से भी जानते हैं, इसकी हेल्प ली जा सकेगी। तो यही वो फंक्शन है जिसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। फाइन, जैसे भारत में 2004 में देखिए ओशन रीजन में इंडिया में प्रॉब्लम आई, अर्थक्वेक हुआ 2005 में इंडिया पाकिस्तान वाले एरियाज में, उस बेल्ट में, तो इन सब एरियाज में कहीं ना कहीं आप देखो तो नाविक IRNSS की हेल्प ली जा सकती है। उसी बारे में कुछ क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे जिसके बारे में मैंने पीछे कम बोला था, तो मैंने एक बार यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में बोल दिया, बाकी इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, स्नोवेक्स के नाम से बात करते हैं स्पेस में। स्नोवेक्स एक तरह से देखें तो एक नासा द्वारा एक लॉन्च किया गया एक सीजनल कैंपेन है। ओके, ये एक 5 साल का प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत हुई थी 2016-2017 में। असल में 5 साल का जो प्रोग्राम है ये फंडेड है किसके द्वारा, नासा के द्वारा, यानी अमेरिका की लीडिंग स्पेस एजेंसी जो आप जानते हैं। असल में ये करेगा क्या, जो स्नो वगैरह होते हैं ना, जो बर्फ़ वगैरह की शीट्स हैं या ध्रुवीय क्षेत्रों में या ठंडी एरियाज़ में, है ना, जब ठंड पड़ती है, जब गर्म पड़ती है, तो उनका एक अमाउंट होता है, और कहीं ना कहीं पता है तो ये स्नो रीजन्स बड़े काम के होते हैं। मैं आपको बताऊं, से लेह लद्दाख का एरिया तो विंटर्स में पूरा का पूरा ढक जाता है। ओके, बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ये स्नो ही पिघलते हैं, तो वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। यानी मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप शायद समझ रहे होंगे। तो अगर हम इन स्नो की स्टडी करें, कहीं ना कहीं स्नो के बारे में जानकारी पता करना चाहते हैं, तो इस तरह का जो मिशन है जो नासा द्वारा लॉन्च किया गया वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसका नाम ही लिखा गया है स्नोएक्स। ठीक है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी 2016-2017 में, तो उसी बारे में यहाँ दिया गया है। इट फोकसेस ऑन एयरबॉर्न कैंपेन। ठीक है, तो हवा में से ये सैटेलाइट वगैरह लगाकर उस चीज़ों को मेज़र करने की कोशिश करेगा। ओके, और बहुत सारे तकनीकियों के माध्यम से, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये पता करने की कोशिश करेगा कि ग्लोबल पूरी दुनिया में, ठीक है, जो स्नो वगैरह हैं वो किस तरीके के हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करने वाला। और आपको बता दो उसके साथ ही साथ एयरबॉर्न इंस्ट्रूमेंट, इसमें जो हवा में जो सैटेलाइट होकर जो काम करेगा, इसमें कुछ लिडार तकनीकी का यूज़ करेंगे, लेज़र आधारित तकनीकी होती है, सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाएंगे। ओके, जिसको सार बोलते हैं। ओके, पैसिव माइक्रोवेव, मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल, है ना, इमेजेस, इंफ्रारेड रेडिएशन, इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। ओके, जो पूरी की पूरी तरह से इनको हम जनरली बोल सकते हैं पेलोड्स। पेलोड वो चीज़ें होती हैं जिनको हम उपग्रहों में लगाते हैं और जिनकी मदद से उन उपग्रहों के कोई काम जो होते हैं वो स्पेसिफिक काम होते हैं। ओके, तो स्नो वाटर इक्विवेलेंट इन फॉरेस्ट एरियाज, यानी कहने का मतलब है कि जो पूरा का पूरा स्नो वाटर जो रीज़न है किसी फॉरेस्ट एरियाज वगैरह में, उनको हम आइडेंटिफाई, मैंने अभी आपको एक हिंट दिया था कि गर्मी वगैरह के दिनों में, है ना, जैसे लेह लद्दाख वगैरह के रीज़न है या वहाँ पर पानी की जो सप्लाई होती है असल में वो बर्फ़ के ही वाटर होते हैं। इवन उन एरियाज में हम बैरेजेस वगैरह बनाकर, है ना, वहाँ पर अगर आप देखिए तो विंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, नेशनल ग्रिड से जोड़ने की बात है। और फिलहाल अभी मैं जून में वहाँ होकर आया हूँ, मैंने देखा था कि पूरा का पूरा वो नेशनल ग्रिड कनेक्ट हो गया है।
ओके एटलीस्ट अब तो कनेक्ट हो ही गया, क्योंकि मैंने आंख से देखा। अब कुछ एरिया में छूटा अलग बात है, लेकिन मैंने देखा कि क्योंकि होता क्या है, मैदानी एरियाज में नीचे जो होता है इलेक्ट्रिसिटी वो गर्मी के दिनों में कम हो जाती है। ओके लेकिन ऊपर वहीं हिली एरियाज में लेह लद्दाख वगैरह में गर्मी के दिन में सरप्लस होती है। वही विंटर में देखिए तो नीचे मैदानी एरियाज में ज़्यादा हो जाती है, और वहाँ लेह लद्दाख में क्योंकि बर्फ जम चुका होता है, पिघलते हैं नहीं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बना पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं नेशनल ग्रिड से जुड़ जाने से पूरे एरियाज को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एरिया है वो स्नो वगैरह का कंटेंट है, उसको हम देखने की बात कर रहे हैं। और यहाँ ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के बारे में भी बात हो रही है, यानी हर लेवल पे बात हो रही है। और यहाँ जो जिस तरीके से हम यूज करेंगे ये पूरी की पूरी तरीके से ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। ओके यानी पृथ्वी अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब पृथ्वी की तरह की सिग्नल लेगा पृथ्वी के सरफेस, यानी जैसे कार्टोलॉजी टाइप की बात होती है मैपिंग वगैरह करने की, एग्जैक्टली वैसे ही काम करने वाला है। इसीलिए एक तरह से अर्थ एक्सप्लोरर भी हम इसको बोल सकते हैं, पृथ्वी पे एक्सप्लोर करना क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हमारा पूरा रीजन होता है सीजनली। असल में क्या होता है, जो स्नो कवर्ड लैंडस्केप होते हैं उन एरिया की स्टडी करना है, जो इसका मेन टारगेट है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। ओके और आपको ये भी बता दूं, नासा कहीं ना कहीं टेरेस्ट्रियल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम, अर्थ साइंस डिवीजन, इन सबको जोड़कर इसके साथ देख रहा है कि हम इस सारा का सारा जल वगैरह के भंडारण पे नजर रख पाएंगे उपग्रह की मदद से। इसी के बारे में लिखा गया है। और एक बात और आपको बता दूं, जो इन्फॉर्मेशन है देखिए लिखा भी है, मोर देन 1/6 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, पूरे दुनिया की लगभग 1/6 जनसंख्या जो होती है वो सीजनल सोपैक और ग्लेशियर पर ही डिपेंड होती है पानी की आपूर्ति के लिए। अभी मैं आपको कई बार इस बारे में हिंट दे रहा था, और यहाँ देखिए वो फैक्चुअल डेटा आ भी गया, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ इसको कंसेप्ट वाइज ध्यान रखिएगा, पानी की आपूर्ति कहीं ना कहीं इसकी मदद से कराई जाती है। ओके आइए आगे एक सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं जो भारत द्वारा भेजा गया है, जिसका नाम है रीसैट 2BR1। ओके मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि क्लासेस में मैंने बताया है जो हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं शुरुआत में उनके नाम IRS हुआ करते थे। IRS-1A, IRS-1B, IRS-1C, IRS-1D इस तरह के नाम हुआ करते थे। बाद में चलकर जो नाम चला वो कार्टोसैट चला, बाद में जो नाम चला ओशन सैट चला, बाद में जो नाम चला है ना ओशन सैट चला। सैट का मतलब सैटेलाइट, रिसोर्स सैट, रीसैट। तो ये अगर रीसैट टाइप का नाम होता है तो आप तुरंत समझ जाइएगा ये रिमोट सेंसिंग कैटेगरी के ही सैटेलाइट हैं जो आजकल मॉडर्न नाम में ऐसे लिए जा रहे हैं। अच्छा अब रीसैट वगैरह इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती। जो दूर संवेदी उपग्रह होती हैं जनरली वो पोलर ऑर्बिट में भेजे जाते हैं, ध्रुवीय कक्षा में भेजे जाते हैं। ओके ये ध्रुवीय कक्षा किसको बोलते हैं, मान लीजिए ये अर्थ है दोस्त, तो पोल टू पोल जो सैटेलाइट ऐसे घूमती है पोल टू पोल उनको हम पोलर या ध्रुवीय कक्षा कहते हैं। और इन सैटेलाइट्स की जो हाइट होती है पृथ्वी की सतह से वो लगभग 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से मान लीजिए, और तकरीबन 2000 किलोमीटर तक की हाइट तक लियो या पोलर ऑर्बिट के सैटेलाइट भेजे जाते हैं। तो उसी बारे में बात हो रही है। हम जिन प्रक्षेपण यानों की मदद से, लॉन्च व्हीकल की मदद से कम दूरी वाले उपग्रह जनरली भेज रहे हैं वो हमारे PSLV। तो वही लिख रहे हैं यहाँ, इंडिया का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसका 50th फ्लाइट था ये। ओके PSLV C48 जिसका नाम है, उसकी मदद से रीसैट 2BR1 भेजा गया जो साथ साथ 9 अलग कॉमर्शियल उपग्रह भी लेकर गए हैं। और सारे के सारे उपग्रह जो हैं भारत के अपने प्रक्षेपण स्थल जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, लॉन्चिंग स्टेशन जो है भारत का ही है, यहीं से भेजा गया। और अगर बात करें तो PSLV का 50वां सक्सेसफुल मिशन है और 75वां लॉन्च व्हीकल मिशन है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर से यूज हुआ है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद रखना चाहिए। अब बात होती है रीसैट 2BR1 का काम क्या है। ये रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो कहीं ना कहीं रडार के द्वारा पिक्चर वगैरह इमेज वगैरह लेने की कोशिश करेंगे। दूसरा दोस्त इनसे एग्रीकल्चर जो फॉरेस्ट्री के मुद्दे हैं, इनसे डिफरेंट तरह के जो आपदाएं आती हैं उन सबको देख रेख के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, जिसका टारगेट ईयर है कुल नेक्स्ट कम से कम 5 साल तक तो ये काम करेगा, हमेशा मिनिमम ही रखा जाता है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो कॉमर्शियल अरेंजमेंट जो है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ही है जो भारत द्वारा स्थापित किया गया है। ओके पहले एंट्रिक्स था, एंट्रिक्स के साथ एक और बॉडी हो गई है जिसकी स्थापना की गई है अगस्त के मंथ में। करंट अफेयर से मैंने इसके बारे में बोला था, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और लास्ट मंथ नवंबर मंथ में भी मैंने इसके बारे में बोला था, इसने पहला असाइनमेंट नवंबर में ही पूरा किया था जो कुछ उपग्रह इसने भेजे थे। तो ठीक है, एक तरह से कॉमर्शियल है तो हमारा पैसे की कमाई होगी। दूसरी चीज इसके अंदर जो पेलोड्स लगाते हैं, पेलोड्स मैं आपको बार बार कहता रहा हूं, वो सेंसर कैमरा एंटीना जो उपग्रहों के अंदर लगाए जाते हैं जिनकी मदद से उपग्रह पिक्चर या इमेजेस लेते हैं। ओके लेमैन भाषा में उनको पेलोड्स कहते हैं। यहां पर सिंथेटिक एपर्चर रडार लगाया गया है।
ओके। जो जनरली इंडिया के जो ऑल वेदर सर्वेलेंस और ऑब्जर्वेशन हैं वो अच्छी तरह कर पाएगा बैड वेदर्स में, है ना, या एक तरह से अगर हम आपको बताएं कि कहीं सिक्योरिटी वगैरह की जरूरत पड़ जाती है तो वहाँ आपको अच्छी तरीके से जानकारी देगा। अब जैसे मान लीजिए मुंबई टेरर अटैक है, ओके, 2008, जैसे असल में आपको बताऊं तो ये जो इस तरह का जो रिसैट 2 वगैरह जो मतलब जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार वगैरह लगाया गया है, जो इसकी मदद से भेजा गया है, तो कुछ ऐसे जैसे मुंबई टेरर अटैक वगैरह जो हुआ था 2008 के बाद वगैरह, तो वहाँ हमें इसकी ज़रूरत थी क्योंकि रिसैट 1 ने जो कार्य किया है, जो रिसैट 1 हमने भेजा था वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं रिसैट 2 उसकी एक अच्छी जगह लेने वाला है और काफ़ी हद तक इस तरह के टेरर अटैक वगैरह टाइप की चीज़ों को कहीं ना कहीं सैटेलाइट वगैरह से वॉच कर इमेजेस लेकर और हमें 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 उससे क्या करेगा, हमें बचाने की या पूरी तरह से इंडिया को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा इस तरह के टेररिस्ट अटैक वगैरह से। ओके, क्योंकि डेटा वगैरह देना सैटेलाइट्स के थ्रू, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि जब कारगिल के समय बंकर्स पता नहीं चल रहे थे, वो हमें मार रहे थे, गोलियां मार रहे थे और हमें पता ही नहीं था ऊपर उनके बंकर्स कहाँ हैं, तो हम प्रॉपर अपने मिसाइल्स वगैरह या गोला बारूद उन टारगेट जगह पे नहीं भेज पा रहे थे। ओके, तो इस तरह की दिक्कतें हुई हैं। आगे बात करते हैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। असल में आपको बताऊं, हम बहुत सारे जो हैं वो दूसरे कंट्रीज़ के बने हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं, आप सब जानते हैं, फाइन। और यहीं पर देखिए तो चाइना इन चीज़ों को बहुत ही रोकता है, मतलब नहीं यूज़ करता है, इसलिए चाइना का जो सिक्योरिटी सिस्टम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का वो काफ़ी सेफ है। गूगल कई बार परेशान हुआ है, मैं आपको अगस्त मंथ में देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ा था ड्रैगन फ्लाई, याद है, याद रखिएगा, नहीं अगर भूल गए हैं तो फिर से अगस्त मंथ का वीडियो सुनिएगा। तो अब क्या कह रहा है, ये गूगल एक अलग तरह का गूगल बनाकर उनको देना चाह रहा है, किनको, चाइना को। चाइना को कह रहा है भैया तुम लोग हमारा भी चीज़ें एक्सेस किया करो, वो लोग कह रहे करेंगे ही नहीं। ओके, जैसे हमारे यहाँ यूट्यूब है, उनका अपना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है दोस्त कि जितनी भी चीज़ें ओके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में है वो सेफ और सिक्योर होनी चाहिए और हमें इन चीज़ों को चाइना से सीखना चाहिए। चाइना में व्हाट्सएप नहीं चलता, चाइना वाले वीचैट यूज़ करते हैं। चाइना में फेसबुक यूज़ नहीं चलता। ओके, चाइना में गूगल नहीं होता है, इसलिए चाइना में हर इंसान, जितने भी वहाँ के सिटीजन हैं, सबका जो इंटरनेट पे डेटा होता है वो लोग अपने सर्वर अपनी चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो उनका डेटा कहीं चोरी नहीं होता है। और गूगल हमेशा परेशान रहता है कि भैया तुम लोग हमारा सर्च इंजन यूज़ करो, क्योंकि तुम लोग भी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हो तो नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ जाएंगे। ओके, वहाँ अमेज़ॉन वगैरह नहीं चलता, वहाँ आज भी देखिए अलीबाबा चलता है और इसीलिए चाइना ग्रो कर रहा है। रीज़न एक ये भी है। ओके, चलिए, तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम अपना शुरू करने की बात कर रहा है कि भैया हम अपना भी सिक्योर करें अपने मैसेजिंग ऐप को। ओके, व्हाट्सएप और फेसबुक से कब तक चलोगे, कुछ अपना भी तो बनाओ। तो वही बात यहाँ हो रही, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग प्रणाली, आप इसको याद रखेंगे। तो इसका कहानी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो मैंने आपको इन कहानियों के थ्रू आपको दे चुका हूँ। और मेरी जब भी कोई कहानी होती है उसे ठीक से सुना करें, चीज़ें कहानी के फॉर्म में अगर एक बार कंसेप्ट सेट हो गई तो फिर आप भूलते नहीं हैं, ठीक है। चलिए, बाकी ये सारे के सारे नहीं तो सारा जो करंट अफेयर्स है ना, लोग कर क्या रहे हैं, फैक्ट पढ़ा रहे हैं। फैक्ट में वो चीज़ नहीं होती और यूपीएससी हर फैक्ट्स के साथ कंसेप्ट पूछता है, इसलिए कहीं ना कहीं इस तरह के लॉजिक आपको देने ज़रूरी होते हैं। ओके, आप पेपर देखिए, आप समझ जाइएगा डिमांड क्या है, उसके हिसाब से सप्लाई होनी चाहिए। ओके, बॉलिंग देखे नहीं और पिच पे उतर गया बैटिंग करने के लिए, पहले बॉल पे क्लीन बोल्ड हो जाइएगा। चलिए, अच्छा, यहाँ पर अब इस चीज़ को लेकर कौन आया है, इसको डिज़ाइन डेवलप कौन किया है, इसको नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर जो है भारत का, वही इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉइज होंगे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, ओके, जो भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो सब इसी समाचार सूचना वगैरह में इसी तरह के, है ना, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग प्रणाली का यूज़ करेंगे जो सुविधा सरकार देने जा रही है या दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर पूरा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो होगा वो इंडिया के इक्विवेलेंट होगा और यहाँ आपका जो भी ऐप होगा जो आप इंस्टॉल करेंगे उसमें आपको बताऊँ, इस ऐप को अगर हम बात करें तो बाहर वाले भी लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी वगैरह जो भी होगी उसको वो हमारे इंडिया में ही होगी और एंड टू एंड इंक्रिप्शन होंगे। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब होता है पीयर टू पीयर, यानी जिसको भेजेंगे वही रिसीव करेगा, बीच में इधर उधर मतलब क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, लीकेज वगैरह की संभावना नहीं है। आप जरा ध्यान दीजिए, जब पठानकोट अटैक हुआ था,
ओके उसके पहले ना तो व्हाट्सएप इंक्रिप्टेड था, ना तो फेसबुक इंक्रिप्टेड था, ना तो टेलीग्राम इंक्रिप्टेड था। और आज देखिए आपको फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह पर एक टर्म आता है लिखा हुआ एनक्रिप्शंस। एनक्रिप्शंस एक टेक्निकल वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कोडिंग डिकोडिंग, यानी यह सुविधा जो यहाँ पर आप यूज करने जा रहे हैं ये पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है। अगर कहीं एनक्रिप्टेड टाइप का इंफॉर्मेशन लिखा है तो या आप खुद उस ऑप्शन पर जाकर उसे एनक्रिप्ट कर सकते हैं और जो संचार सूचना आप करते हैं उसे आप सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। यही कहानी है जो मैं आपको समझा रहा हूं। ओके अब यहीं पर मैं आपको बताता हूं, जैसे जो भी आजकल आप देखिए कुछ इंडियन यूजर्स हैं जो मोबाइल डिवाइसेस में कुछ स्पाईवेयर वगैरह की प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, जैसे पेगासस वगैरह है ना। तो इस तरह की दिक्कतें आपको जो आ रही हैं ये आपके अपने डेटा वगैरह को चुराने के लिए कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं और हर आदमी चाहता है कि हमारे मोबाइल पर हमारे जो इन्फॉर्मेशन और डेटा हैं वो पूरी तरह से सेफ रहें। ओके इसलिए अगर हम देखें तो हमें अपने प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा सेफ रखने के लिए अपने इंस्टेंट मैसेजिंग प्रणाली को विकसित करना था। उसी बारे में यहाँ दिया और जिसकी सीख आपको कहाँ से लेनी चाहिए, चाइना से। और कह लीजिए तो हमने सीख ली है और बहुत अच्छी बात है। और इसका पूरा का पूरा गवर्नमेंट बेस्ड क्लाउड होगा, ठीक है। इसका इंटरनेट क्लाउड होगा जहाँ पे डेटा सेफ होगा, सब इंडिया का होगा, इंडिया के अंदर होगा, इंडिया उसकी निगरानी करेगा। तो आप यहाँ पे पूरी तरह से निश्चिंत रहें, आपका डेटा वगैरह सब कुछ सेफ और सिक्योर है। इस तरह के मैसेजिंग सिस्टम को आप यूज करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन यानी राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन क्या है? राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन जो है ये यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इस मिशन में असल में हम लोग जो है वो यूनिवर्सल और इक्विटेबल है ना, यानी हर जगह पर और जिस हिसाब से मतलब संभव हो सकता है ना। मान लीजिए कहीं कोई रिमोट एरिया है, कहीं पर मान लीजिए कोई रूरल एरिया है, जहां तक जिस हिसाब से भी संभव हो सकता है हम वहां तक ब्रॉडबैंड को पहुंचाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के नाम से जानते हैं। यहीं पर बात करते हैं आपको, यहाँ पर देखिए स्पेशली रूरल एरियाज और रिमोट एरिया। रूरल और रिमोट क्यों लिखा गया दोस्त? यही वो एरिया है जहां पर अभी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन ठीक से नहीं पहुंचा है। ताकि बहुत पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क शुरू किया गया था, है ना, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ये भी तब जब मनमोहन सिंह की पहली बार सरकार थी, यानी यूपीए 1 की बात थी। ओके जबकि इसी को भारत ब्रॉडबैंड के नाम से भी जानते हैं। पीछे की वीडियो से मैंने पूछा भी था। ओके भारत में ये शुरू किया गया, अब चलकर नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है जो लाया गया है, जिसका टारगेट कुछ और अच्छा है। यहां पर कह रहे हैं तकरीबन 30 लाख किलोमीटर के एरिया में लेंथ में अच्छा खासा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने वाले हैं और तकरीबन पर 1000 पॉपुलेशन पर 2024 तक आते आते एटलीस्ट 0.42 से लेकर 1 टावर होगा। ओके 0.42 एक नंबर में नहीं है, लेकिन लगभग इतने के आसपास, यानी 1 टावर तो रहेगा। अगर 1000 पॉपुलेशन उस जगह के एरिया में है तो उसके हिसाब से 1 टावर, यानी कहने का मतलब है जो सर्विसेज होंगी वो और काफी हद तक बेहतर हो जाएंगी। उसी के बारे में यहाँ बात की गई है। और मैं आपको बताऊं दोस्त, यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश है तकरीबन $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का तकरीबन। ओके यहाँ पर जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है आ रहा है लगभग 70,000 करोड़ आ रहा है, जिससे इस ब्रॉडबैंड सर्विसेज को काफी तेजी से बढ़ाया जाए। ओके आगे बढ़ते हैं। ये डिजिटल फाइबर नेटवर्क के थ्रू होगा, यानी पूरा इंटायर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं कण भौतिकी की। कण भौतिकी में अगर हम बात करें, न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट कई बार न्यूज में रहा है, इस बार फिर न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट न्यूज में आ रहा है। और क्या है न्यूज में, इस बारे में हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको 2 मिनट में इस चीज को पढ़ाकर आगे बढ़ता हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंडिया में INO स्थापित होने जा रहा है। ओके और INO का कार्य शुरू भी हो चुका है। इस बारे में मैंने आपको अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सेम वही चीज फिर है जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो दोबारा फिर यहां पर आपको दिखने को मिल रहा है। इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है, जो वर्ल्ड क्लास की अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है, ओके जो एम है बनाने की बात है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो इसके लिए मिलकर काम कर रहे हैं और तकरीबन 1200 मीटर की नॉन एक्सेलरेटर बेस्ड हाई एनर्जी और न्यूक्लियर फ्यूजन फिजिक्स रिसर्च है जो भारत में बना रहे हैं, ठीक है, बन रहा है। अब बात ये होती है INO जो है जनरली क्यों बनाया जा रहा है, न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। और न्यूट्रिनो आपको बताऊं ये वही फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो ब्रह्मांड में जिनकी ओरिजिन हुई थी जस्ट आफ्टर बिग बैंग। अगर हम बिग बैंग को मानते हैं, लगभग बिग बैंग 13.6
बिलियन ईयर्स एगो हुआ था, यानी अरब वर्ष पहले हुआ था। ओके, एक बहुत छोटा सा बहुत ही मैसिव बॉडी एक्सप्लोड हो गया था, ठीक है, जिसकी कहानी मैं आपको कण भौतिकी वाले चैप्टर में पूरा क्लास में बताता हूं, पार्टिकल फिजिक्स में। ओके, कैसे वो कंडीशंस थी जहां से पूरा एक्सप्लोजन हुआ और पूरे ब्रह्मांड की ओरिजिन हुई और धीरे धीरे करते करते हम लोग आ गए, आज पृथ्वी बन गया। और आज ही ब्रह्मांड में इस तरह की घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, निर्माणकारी और विध्वंसकारी। कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ चीजें टूट रही हैं, और टूट टूट के बन रही हैं, बन बन के टूट के बन के टूट के और टूट के बन रही हैं। यानी लगातार आज भी ब्रह्मांड में कुछ विध्वंसकारी निर्माणकारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, और ये तभी से चलती चली आ रही हैं 13.6 बिलियन ईयर्स अगो। उसी के जस्ट घटना के थोड़ी देर के बाद ही न्यूट्रिनोज की ओरिजिन हुई थी। ओके, तो न्यूट्रिनोज नेचर में आज भी निकलते हैं, हमारे अगल बगल होते हैं, और इन न्यूट्रिनोज की मदद से हम लोग दोस्त बहुत सारी ऐसी गुत्थियां हैं ब्रह्मांड के बारे में आपको 1% भी नॉलेज नहीं है। ओके, तो ऐसा मानते हैं कि न्यूट्रिनोज की मदद से बहुत सारी चीजें हम पता कर सकते हैं, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ब्लैक होल, इन सब का अध्ययन हो सकता है, जिसके बारे में आज ज्यादा गणनाएं, ज्यादा इंफॉर्मेशन या सूचनाएं नहीं हैं। ओके, इसके अलावा आपके मेडिसिन में, आपके संचार सूचना प्रणाली में इस तरह की चीज़ें। सबसे पहले इसके बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था 1930 के आसपास, एक शख्स का नाम आता है वोल्फगैंग पाउली, उसी ने इसके बारे में बताया था। और ऐसा कहते हैं सेकंड्स के अंदर ट्रिलियंस की संख्या में न्यूट्रिनोज हमारी बॉडी से चले जाते हैं। ये तो ज़मीन के अंदर भी जाते हैं, रॉक्स के अंदर भी, और वहाँ जाकर ये यहाँ तक कि रॉक्स के अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनकी जानकारी दे सकते हैं, इवन जो सेल गैस होते हैं उनकी जानकारी दे सकते हैं, इवन अगर कोई हिडन न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे लिए इतना लाभदायक है न्यूट्रिनोज। और इसी की एक लेबोरेटरी जो है हमारे इंडिया में बनने की बात हो रही है, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ओके, वो जो जगह है जो बन रही है वो थेनी डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु में पड़ता है। और इसका जो ज्वाइंट फंडिंग है जो भारत में स्थापना के लिए, वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो फंडिंग काम कर रहा है। लेकिन इसका जो ऑपरेशन है, जो इसकी लेबोरेटरी सेटअप की जा रही है, वो लेबोरेटरी सेटअप हो रही है नेशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स, जो कि मदुरई में है। ओके, तो इसी फिजिक्स बेस्ड लैब जो है, यही फिजिक्स बेस्ड लैब जो है इस लेबोरेटरी को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, बना रहा है, जो कि थेनी शहर में तमिलनाडु स्टेट के अंदर पड़ता है, जहां हम इसको लगा रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जमीन के अंदर न्यूट्रिनोज को की स्टडी कर पाना काफी बेहतर होगा, इसीलिए जनरली न्यूट्रिनोज को जमीन के अंदर ही स्टडी करनी पड़ता। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप मुझे इसका उत्तर देंगे। क्वेश्चन 2014-15 के आसपास यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा भी गया है। ओके, आप मुझे बताइए दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनाया गया है, कहाँ पर है? ओके, आप उस लेबोरेटरी का ऑब्जर्वेटरी का नाम बताइए, किस जगह पे स्थापित है और उसका नाम क्या है। ये क्वेश्चन, एक क्लू मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन 2014 और 15 में क्वेश्चन उसी पर पूछा गया है। मैं उसका नाम नहीं दे रहा हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर आप उत्तर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा आप इसको स्टैटिक पार्ट के बारे में नॉलेज है। ओके, बाकी न्यूट्रिनोज के बारे में बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं आपको पीछे बता चुका हूं। मैं यहाँ सिर्फ करंट अफेयर से कनेक्ट कर रहा हूं, स्टैटिक पार्ट अभी यहाँ नहीं संभव है। आगे बढ़ते हैं बायोसिमिलर मेडिसिन के बारे में। ओके, देखिए दो इश्यूज हैं। एक इशू है बायोसिमिलर मेडिसिन, जो यहाँ हेल्थ एंड डिजीज से जुड़ा हुआ। ये इस मंथ का करंट अफेयर्स कम है। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, हार्डली 45 to 50 मिनट्स का वीडियो है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके पहले जितने भी वीडियोस हैं आप देखिएगा 1.5 घंटे, 1.25 घंटे, एक आध तो पौने 2 घंटे, 2 घंटे के आसपास तक की वीडियो है। ओके, रीज़न ये है क्योंकि आगे की वीडियोस में आप जैसे से बढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, तो कॉमन मिल रही हैं तो स्किप कर दी जा रही हैं। ओके, इसलिए आप जुलाई से सुने, तब आपके लिए एंटायर वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा, बायोसिमिलर मेडिसिन पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है और ये आपको जानना चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असल में क्या है कि WHO ने पहला जो बायोसिमिलर मेडिसिन है दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसका नाम है ट्रांसटुजुमैब, ओके, उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस करने की जानकारी दी है, जिसका यूज ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ट्रांसटुजुमैब जो है एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ओके, अगर इसकी बात करें तो इसे एसेंशियल लिस्ट में WHO ने 2015 में ही डाल दिया है। और इसकी बात बताऊं अगर, तो ये एक एसेंशियल ट्रीटमेंट है जो 20% लोगों में ब्रेस्ट कैंसर के केस में देखा गया। मतलब एसेंशियल ट्रीटमेंट फॉर अबाउट 20% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में इसको जरूरी कर दिया गया था, यानी यहाँ पर ट्रीटमेंट में इसको लिया ही लिया जाता है।
और आपको बताऊं कि दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर का अगर एक रीज़न देखा जाए, अगर नंबर देखा जाए, तो महिलाओं में लगभग ऐसा कह रहे हैं कि 2.1 मिलियन यानी 21 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से 2018 में कॉन्ट्रैक्ट में आई थी। ओके, और देखिएगा ऐसा कह रहा है तकरीबन 6,30,000 जिनमें से जिनकी मृत्यु हो गई। ओके, यानी 1/3 यहाँ पर आपको डेथ रेट दिख रहा है, उससे थोड़ा कम, 1/3 से थोड़ा कम। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है, ओके, जिसका नाम है ट्रांसटुजुमैब। ये जो ट्रीटमेंट है ये एक तरह से बायोसिमिलर मेडिसिन का उदाहरण है जो न्यूज़ में रहा है। तो अब यहाँ बात होती है बायोसिमिलर क्या होता है। तो बायोसिमिलर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए मित्र कि आप कन्वेंशनल वैक्सीन समझते हैं कि नहीं, जो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं। समझिएगा, एक होता है ब्रांडेड मेडिसिन, मैं आपको शुरू से लेके चलता हूँ। एक होता है ब्रांडेड मेडिसिन, ठीक है, जैसे कालपॉल, क्रोसिन मान लीजिए, और एक होता है उसका जब पेटेंट खत्म हो जाता है उसके बाद कोई और कंपनी उन दवाइयों को बना सकती है। पेटेंट खत्म होने के बाद कोई और कंपनी उन दवाइयों को बना सकती है जिससे उन दवाइयों की प्राइस कम हो जाए, क्योंकि शुरुआत में जब कंपनियां बनाती हैं तो दवा के दाम ज़्यादा होते हैं, और होंगी भी दोस्त, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी तकनीकी, उनको दवाइयों को बनाने में खर्चा होता है। ठीक है, तो शुरुआत के कुछ सालों तक वो उस कंपनी के लिए पेटेंट होता, कोई और नहीं बना सकता, उसका मुनाफा सिर्फ वो कंपनी कमाती है। लेकिन जब वो पेटेंट खत्म हो जाता है तो किसी और नाम से जो गवर्नमेंट ऑथराइज करती हैं वो अलग कंपनियां भी उनको बना सकती हैं। ठीक है, उनको हम जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। और पीछे जेनरिक मेडिसिन में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। दूसरी तरफ तो ब्रांडेड और जैसे जेनरिक पैरासीटामॉल क्या है, कालपॉल एक ब्रांडेड है, उसका जेनरिक है। ओके, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट पर आपको समझाता हूं, बायोलॉजिक्स और ये है बायोसिमिलर, बस इतना ही कंसेप्ट है। ब्रांडेड और जेनरिक को एक बार समझ जाइए और उसी को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर से जोड़ लीजिए, कहानी समझ में आ जाएगी। अब होता है बायोलॉजिक्स क्या होते हैं। बायोलॉजिक्स क्या होते हैं आप देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन अच्छा है। बायोसिमिलर तो मैं गेस भी कर रहा हूँ, ये आपके पेपर के लिए अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके पेपर के प्रारंभिक परीक्षा में आना चाहिए। होता क्या जरा समझिएगा। बायोलॉजिक्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जाते हैं, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जाए। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई फंगी हो सकता है। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम तैयार करते हैं जो वैक्सीन्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार होते हैं वो बायोलॉजी से तैयार होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से तैयार होते हैं, इसलिए उनको हम बायोलॉजिक्स कहते हैं। लेकिन जो ब्रांडेड मेडिसिन वगैरह होते हैं वो कोई केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, 2-3 केमिकल के मिक्सिंग होते हैं, 4-5 केमिकल के मिक्सिंग होते हैं, प्रॉपर प्रोपोर्शन में होते हैं। तो ये एक तरह से केमिकल्स होते हैं और ये एक तरह से बायोलॉजिक्स होते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की मदद से बनाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाए जाते हैं? आप देखिए बहुत सारे ऐसी चीजें, अब यहां मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, आप खुद समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ प्रोटीन्स बनाए हैं। ओके, मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने वैक्सीन बनाया है, तो वैक्सीन जो होता है वो वायरसेस की मदद से बनाए जाते हैं। तो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की मदद ली गई कि नहीं ली गई? ली गई कि नहीं ली गई? ली गई। अच्छा, एक बात और आपको बता, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जैसे वैक्सीन्स हैं, जैसे थेरापेटिक प्रोटीन्स हैं, ये सारे के सारी जो चीजें हैं ये एक तरह के बायोलॉजिक्स हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में देखिए ना, जहां हम क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक तरफ माइलोमा से ले लेते हैं और दूसरी तरफ क्या नाम है उसका, जो WBC बनाता है, लिम्फोमा से ले लेते हैं। और लिम्फोमा सेल में डिविजनेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिलहाल हमको उसको टेक्निकल पे नहीं जाना है, कैसे हम प्रोसीजर से करते हैं, और फिर माइस में इंजेक्ट कर देते हैं। तो माइस के अंदर इंजेक्ट करके और हम किसी पर्टिकुलर जब WBC या एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करते हैं तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से ही तो बना रहे ना मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ओके, जिसको हाइब्रिडोमा तकनीकी के नाम से भी कहते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, किसी जमाने में 2007-8 में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ये नाम अल्टरनेटिव नाम देकर यूपीएससी में प्रश्न रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, कुछ थेरापेटिक प्रोटीन, वैक्सीन, एंटीबॉडीज, ये जो हम बना रहे हैं दोस्त, ये सब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की मदद से बना रहे हैं। तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा बनाकर जो मेडिसिन बनाते हैं उनको हम बायोलॉजिक्स कहते हैं। और उसी के सिमिलर जो वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक है,
उसी के सिमिलर जो वैक्सीन बनाई जाती है, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ही होते हैं और काफी हद तक सिमिलर होते हैं किसके, बायोलॉजिक्स के ही। ओके, और इनका जो क्लिनिकली अगर इनका इफेक्ट देखें तो काफी मीनिंगफुल होता है और एफडीए ने इसका अप्रूवल भी दिया है इस तरह के रेफरेंस प्रोडक्ट का। तो वही मैं कह रहा हूं, वो चीज जो बायोलॉजिक्स के है ना, जो कंपनियां वगैरह किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद से बनाती हैं वो क्या होगा, बायोलॉजिक्स होगा। ठीक है, जैसे कंपनियों ने क्या बनाया था, ब्रांडेड मेडिसिन, फिर उसका पेटेंट खत्म होने के बाद क्या बना, जेनरिक मेडिसिन। उसी तरह बायोलॉजिक्स जो है उसका जेनरिक खत्म होने, सॉरी उसका पेटेंट वगैरह खत्म होने के बाद जो उसके सिमिलर वैक्सीन बनाई जाती हैं, ओके, वो आपको बायोसिमिलर कहलाती हैं। इतने इससे ज्यादा सिंपल इसको नहीं किया जा सकता जो मैं आपको बता रहा था। इसमें बहुत सारे रेफरेंस प्रोडक्ट होते हैं, हाईली सिमिलरिटी होती है, जो आपको बायोलॉजिक्स से होते उससे काफी ज्यादा सिमिलरिटी। और यहां पर कोई क्लिनिकली इसको ट्रायल करने की बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि उन्हीं चीजों पर ऑलरेडी बैक्टीरिया वगैरह से चेक किया जा चुका है, तो उसका इफेक्टिवनेस जो होता है बहुत ज्यादा होता है और सेफ्टी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब तक वो पेटेंट है तब तक उसकी प्रैक्टिस और उसकी चीजों को काफी हद तक चेक कर लिया गया। इसी को बायोसिमिलर कहते हैं। तो बायोसिमिलर अब आपको समझ में आ चुका होगा, जो बायोलॉजिक्स हैं, जो किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की मदद से जो मेडिसिन बनाए जाते हैं, उनके पेटेंट वगैरह खत्म होने के बाद उसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बेस पर जो मेडिसिन बनाया जाता है, जो क्लिनिकली मीनिंगफुल होता है और इसको एफडीए ने इसको भी अप्रूव किया है, वो बायोसिमिलर कहलाता है। एक बात फिर मैं बता दूं, बायोसिमिलर और जेनेरिक मेडिसिन में कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा। जैसे मैंने आपसे एक बात पूछा कि आप मुझे बताइए ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन में ज्यादा महंगा कौन होगा, आपने फट से बोला ब्रांडेड मेडिसिन। बोला कि नहीं बोला, जो मैंने लॉजिक दिया। अच्छा, वैसे ही अगर मैं पूछूं ये बताइए बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर में कौन सा महंगा होगा, आप फट से सोच सकते हैं यहां पर तकनीकी ज्यादा लगी है, ज्यादा मेहनत हुई है, तो बायोलॉजिक्स महंगा होगा। और बायोसिमिलर क्या होगा, बायोसिमिलर इनसे सस्ता होगा। बायोसिमिलर बायोलॉजिक से सस्ता होगा। मुझे अब आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे यह बताइए जेनेरिक मेडिसिन और बायोसिमिलर मेडिसिन दोनों एक तरह से क्या हो गए, कॉपी कॉपी समझ जाइए। ये ब्रांडेड की कॉपी हो गया, ये बायोलॉजिक्स की कॉपी हो गई। मतलब जितना भी सिंपल किया जा सकता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए कि जेनेरिक और बायोसिमिलर में सस्ता कौन होगा। चलिए ये नहीं, ये मुझे बताइए बायोसिमिलर और जेनेरिक में महंगा कौन होगा। दोनों जबकि एक तरह से कॉपी ही समझिए, लेमैन भाषा में समझने के लिए। ठीक है, आप मुझे बताइए दोनों में महंगा कौन होगा। ये मेरा अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपके पास आईक्यू है ना, और आप मुझे सही आंसर देंगे, जिसमें मैं चर्चा आपको अगले वीडियो में अगर रहा तो मैं आपको कर भी दूंगा। तो बायोसिमिलर के बारे में मैंने आपको काफी कुछ समझा दिया जो आप समझ सकते हैं। रोटा वायरस भी अक्सर न्यूज में रहा है, 2-3 बार हम आपको पीछे बात कर चुके हैं। फिर मैं आपको बता देता हूं, रोटा वायरस जो है इसके वैक्सीन का नाम है, क्योंकि पीछे वैक्सीन का नाम नहीं था, बस इतना ही है जो मैं आपको बता रहा हूं। और वाइस प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च किया है, न्यू रोटा वायरस वैक्सीन रोटावा C5D, जिसको बनाया है भारत बायोटेक लिमिटेड ने। भारत की ही बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, तो भारत में ही रोटा वैक्सीन बनाया गया है। और आपको बताऊं, रोटा वायरस जो होता है इसके अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल होता है DNA RNA, तो इसमें जनरली पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है, और ये एक विशेष ग्रुप है, रियोविरिडी फैमिली में आता है। दूसरी बात करूं, जनरली इससे जो बीमारी होती है वो 5 साल तक के एज के बच्चों को होती है। सीवियर डायरिया हो जाने से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन आपको मैं बता दूं 10% के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो हर वर्ष मर जाते हैं। जनरली गरीब बच्चे होते हैं, और या जिनके पास अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है, जिनको जागरूकता नहीं है, बड़गंवा टाइप के लोग हैं, है ना, बच्चों की जिंदगियां तक नहीं बचा पा रहे हैं, जबकि सरकार ये सब सुविधाएं आपको निःशुल्क दे रही है, फिर भी नहीं बचा पा रहे। लानत है आप लोगों को। अगल बगल लोग बोलते भी हैं, फिर भी ये लोग बोल नहीं जाते हैं। अब मैं आपको इससे ज्यादा क्या बताऊं। मैंने अपनी काम वाली बाई को खुद पकड़ कर ले गया, तब जाके इसको बताया, देख भाई मिशन इंद्रधनुष है, ये गवर्नमेंट स्कीम है, ये सब ले लो। जबकि सरकार अगर देगी भी तब भी ये सब एक नंबर के क्या हम बताएं कि जाकर वैक्सीन तक नहीं लगवा से इतने गए गुजरे हैं सब। या तो आलसी बोलिए या नालायक बोलिए। ठीक है, ये मत सोचिएगा उनके अपने पॉकेट से पैसा जाने वाला है, ये है ही सब नालायक। ठीक है, चले, पर आप लोग लायक हैं जो लोग हमको सुन रहे हैं। बच्चों जो उनको क्या पता सब बेचारों को कि पोलियो हो गया तो फिर ये डायरिया से मर गया सब 2 साल में, सब क्या पता है। ये सब तो गलतियां सिर्फ माँ बाप की, यहाँ बच्चों को क्या इतना दिमाग होता है। चलिए,
और सुनिएगा, इसमें जनरली जैसे फीवर हो जाना, नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्टम आते हैं। एब्डोमिनल क्रम्प होते हैं, बहुत तगड़ा पेन होगा आपकी आंत वात में भाई, ठीक है। वाटरी डायरिया है, फ्लड से रनी नोजेस है, इस तरह के सिम्टम है। डिहाइड्रेशन लगातार बना हुआ है, ठीक है। और इस तरह के सारे वायरसेस जो होते हैं जनरली, फिर मैं बता रहा हूँ, रोटा वायरस वैक्सीन है, कोई घबराने की दिक्कत नहीं, अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल जाता है तो आप बच जाएंगे, है ना। और अप टू 5 साल तक के बच्चों को इस तरह की दिक्कत होती है, बड़ों को इस तरह की कोई दिक्कत है नहीं। और जनरली यहाँ पे बताया जाए, बोला भी जाता है, देखो हाथ वाथ अपना धोया करो, घर में बच्चे रहते हैं, बच्चों में इम्यूनिटी बहुत कम होती है भाई, तो घरों में हमेशा थोड़ा देखिए, बाहर से आ रहे हैं तो जूते बाहर ही उतार दीजिए, घर के अंदर का चप्पल अलग रखिए, पोछा ओछा हमेशा लगाइए, फिनाइल विनाइल डाल दीजिए, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप भी घर में जो यूज़ होता है अपना डाल दीजिए, ठीक है। तो ये सारे केसेस हैं। जनरली बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग दीजिए, विटामिन ए सप्लीमेंट दीजिए, ये सब बचपन में बच्चों की खुराक होती है। इस तरह की चीज़ें डॉक्टर बोलता भी है। चलिए आज नहीं तो कल जब आप माँ बाप बनेंगे तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, लेकिन माँ बाप तो बाद में बनेंगे, पहले यूपीएससी दे लीजिए, तो यूपीएससी के लिए सब नॉलेज आपको देना होगा। घर में कोई बच्चा है छोटा, आप एक काम कीजिए, उसके वैक्सीनेशन के चार्ट पढ़ लीजिए। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता, हो सकता है ऑर्डर है पूछ दिन में से कौन कौन सा वैक्सीन किस किस मंथ में किसको इसको लगाया जाता है। आपके घर के बगल से क्वेश्चन निकल जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। कम से कम ये तो देख लीजिएगा घर में जो वैक्सीन वगैरह लगते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का है, देखो ऐसा है, मैं ये बताऊं कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। इनके जो अनुसंधानकर्ता वगैरह जो लोग हैं, जो अनुसंधान वगैरह करते हैं, इन्होंने एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन रेट्स भारत में पब्लिश किया है, और उसी एंटीबायोटिक रेट जो प्रिस्क्रिप्शन किया है उसी के ये 5-4 इन्फॉर्मेशंस हैं जिस पर हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं। 2-3 बातें हम आपको अभी बेसिक तरीके से कर देंगे। जैसे सुपर बग का केस है, सुपर बग एक स्पेनिश टर्म है जिसका मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। एमआरएसए इन्फेक्शन का केस है, ट्यूबरकुलोसिस का केस है ना। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आज हमारे सामने आ रहे हैं दुनिया वालों के सामने। और वही एंटीबायोटिक, वही पेनिसिलिन जो किसी ज़माने में, है ना, बैक्टीरिया के लिए बनाया गया था, बाद में उसी पेनिसिलिन के से उस बैक्टीरिया को कुछ नहीं हो रहा है। यानी मनुष्य के अंदर अगर जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है तो दवा लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया को होता ही नहीं है, यानी वो बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या हो गया है, ड्रग रेजिस्टेंस हो गया। इस तरह के केस हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार मैंने देखा तो थोड़ा मतलब शर्म वाली गलती कर जाते हैं, सर आपको शर्म आनी चाहिए। वैक्सीन जनरली वायरस के लिए होता है, एंटीबायोटिक जनरली बैक्टीरिया का होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। मेरे ख्याल से आपको याद है। काफ़ी लोग गुस्सा कर रहे हैं, सर आप हमको इतना गए गुजरा ना समझिए। हम आपको नहीं कह रहे हैं, जिनको नहीं पता है उनको कहे हैं, ठीक है। चलिए, अब उनको पता है कि उनको पता है कि उनको नहीं पता है, ठीक है। अब ये सब देखो, ये सब ना गुस्सा उस्सा कभी कभी आएगा ही, अध्यापक आदमी हूँ, ठीक है, कोई नए ज़माने का बच्चा तो हूँ नहीं, ठीक है, तो थोड़ा गुस्सा उस्सा आता है। चलिए, अपने लोग हो तुम लोग, छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं जानते, सब घर भर में ही आपको जानना चाहिए। चलिए, अपने बच्चों को ये सब पढ़ाते रहेगा, ठीक है। अच्छा, इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप यूज़र ऑफ एंटीबायोटिक। छोटी छोटी बातों पे दवा ना खाओ मेरे दोस्त। यहाँ हम थोड़ी आपको लाइफ की मशवरा भी देंगे, ठीक है। हर बात पे छोटी सी बीमारी नहीं हो गई, ये दर्द है वो दर्द है, दवा खा ले। अब एक बात बताओ, कोरोना हुआ है, कोरोना हुआ है तो ज़्यादातर कौन मर रहे हैं? वही लोग ना जो दवा ज़्यादा खाते थे। इसीलिए हमेशा कहते हैं बॉडी की इम्यूनिटी खुद बढ़ाइए। ज़्यादातर जो लोग दवा वा कम खाते हैं उनकी बॉडी में ऑलरेडी इस तरह के पैथोजन का अटैक अगर होता भी है तो बॉडी की इम्यूनिटी से आप बचा लेते हैं। बॉडी को खुद इंटरनली स्ट्रांग रखिए, आप पैथोजन फ्री रहेंगे, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर देखिए, जनरली हाई एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन रेट, अब देखिए जनरली देखिए 412 पर 1000 पर्सन पर ईयर जो एंटीबायोटिक रेट चल रहा है ना, प्राइवेट सेक्टर की वजह से। मतलब क्या क्या चीज़ें हैं इसको देखें और सुनिएगा। हाईएस्ट रेट जनरली बच्चों में देखा गया है, 0 से 4 साल के बच्चों में 1000 बच्चे में लगभग 636 बच्चे एंटीबायोटिक ले रहे हैं। और सबसे कम 10 से 19 साल के बच्चे हैं, 1000 में 280 बच्चे ही जो है एंटीबायोटिक का सेवन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। इस एज ग्रुप के बच्चे वैसे जरा स्ट्रांग हो चुके होते हैं तो वो कम लेते हैं, ठीक है। चलिए, और पर कैपिटा एंटीबायोटिक कंजम्पशन की बात करें, ठीक है, तो 22% ज़्यादा बढ़ गया है पिछले 5 सालों के अंतर्गत। यानी 5 सालों में हम भारतीयों ने एंटीबायोटिक का सेवन और ज़्यादा करना शुरू किया। क्योंकि क्या है, हम आलसी हो गए हैं। दूसरा, हम फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। तीसरा, हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है। चौथा, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। पांचवा, हमारा पानी अच्छा नहीं है। तो अल्टीमेटली देखिए, आप के सामने आपने खुद ये सारी समस्याएं जनरेट की। देखिए कितना अच्छा है ना, एक तरह से कोरोना वायरस हो जाने से नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन 1% फ़ायदा भी हुआ है। आपको मैं बताऊं, मैं तकरीबन 3:30, 4, 4:30 बजे सोता हूं और सुबह मुझे प्रॉपर चिड़ियों की आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई देती है। ओके, जो पहले मुझे बहुत कम सुनाई देती थी या नहीं सुनाई देती थी। आप देखिए आसमान कितना क्लियर दिखता है।
आप देखिए दोपहर के समय भी धूप की रोशनी कितनी अच्छी लगती है ना? क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है। आप कभी यमुना पास जाइए, वहां मत जाइएगा क्यों, नहीं तो पिटाई होगी, लठ से होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मत जाइए। लेकिन ऐसा कहते हैं यमुना बहुत साफ है, जिसके लिए इतना प्रोग्राम चलाए। इवन नमामि गंगा में भी यमुना के लिए भी पैसा है, उसमें यमुना का भी दिया गया है। काफी लोग कंफ्यूज होंगे सर उसमें कहाँ है, आप ठीक से पढ़िए। गंगा प्रोजेक्ट में आप देखिए यमुना को बचाने के लिए भी फंडिंग की बात हुई है, ठीक है। तो आज देखिए यमुना कितनी साफ मिल रही है। सोचिए अब आज वो सारे जानवर, लेकिन एक बात बताइए, आपको कितना अजीब लग रहा होगा ना, जब आप किसी को कैद करते हैं तो कैसा लगता होगा, अपने आप को फील कीजिए। और यही हम लोग करते हैं सर्कस के अंदर। सर्कस कह रहा हूँ, आप किसी चिड़ियाघर में जाइए, जो जानवरों को कैद करते हैं, बेचारे वो जंगली जानवर जो खुले में रहते हैं, सोचिए उनको कितना दुख होता होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कभी उनकी आत्मा से, तुम आत्मा से जुड़िए, अपनी आत्मा जोड़िए, आप समझ सकते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्त, ये कुछ केसेस हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का केस है। अब फिर वही बात होगी, ये सब केस क्या होता है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस हो गया। मान लीजिए बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हो गया, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस के अगेंस्ट में हो गया, कोई अलग पैरासाइट है उसके अगेंस्ट में हो गया। और एक बात और बताऊं, एक कंसेप्ट होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मल्टी रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि एक से ज्यादा ड्रग के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस हो गया, दवाइयों के अगेंस्ट में, उसको बोला जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये सारे के सारे केसेस आजकल बहुत खतरनाक हैं। असल में बहुत पहले एक प्रश्न पूछा गया था, मैं आपको बताऊं, यहीं पर एक कंसेप्ट है सुपर बग का, ठीक है। सुपर बग एक नाम आया है, कहीं मिल जाएगा आपको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के नाम से जानते, सब नाम थोड़ा याद रखिए जो मैं कुछ लिख रहा हूं। सुपर बग, और सुपर बग जो है दोस्त, अभी मैंने आपको बोला था कि स्पेनिश टर्म है, स्पेन में इस तरह का नाम यूज किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। एक प्रश्न 2012 के मुख्य परीक्षा में पूछा गया था MRSA इन्फेक्शन के नाम से। M है मेथिसिलिन, एक एंटीबायोटिक का नाम है, R रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, और S और A रिप्रेजेंट करता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, एक बैक्टीरिया है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस। 2012 के मुख्य परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। ये अमेरिका में केस हुआ था। स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया है जिसको रेजिस्टेंस हो गया था मेथिसिलिन एंटीबायोटिक से, और काफी लोग अमेरिका में मरे थे, परेशान हुए थे। उसी केस का नाम है MRSA। तो इस तरह की चीजें आपको जाननी होंगी। और आपको बताऊं, अभी एक केस हुआ था NDML1 का भी, NDML1 जिसको न्यू दिल्ली मिटेलोबीटा लैक्टमेज, इंडिया में ही हुआ था। मेरे ख्याल से ये केस 2010-11 के आसपास है। ये भी जहाँ पे ई कोलाई और एक था साल्मोनेला बैक्टीरिया, है ना, साल्मेला, इनको असल में कुछ रेजिस्टेंस हो गया था कुछ दवाइयों का अगेंस्ट। असल में होता क्या है, वो केस क्या था हम आपको बताएं। कुछ जेनेटिक वगैरह चेंजेस थे असल में। हाँ, क्लेप्सेला था, सॉरी क्लेप्सेला था नाम, के से शुरू होता, ई कोलाई और क्लेप्सेला था, आप समझ में, हाँ अब याद आया, क्लेप्सेला था। असल में क्या होता है, जैसे हम लोग जब कोई एंटीबायोटिक मान लो खाए, समझना, ठीक है, वैसे तो खाइए नहीं जब तक बहुत हद ना हो जाए, कोशिश कीजिए दवाइयाँ कम से कम लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है कि 70% दवाइयाँ तो आपके यूरिन रास्ते बाहर चली जाती हैं, उससे ज़्यादा ही। तो जब यूरिन के रास्ते जब ये एंटीबायोटिक वगैरह सब जब बाहर चली जाती हैं तो कहाँ जाती हैं, नालियों वालियों से होकर कहाँ मिल जाती हैं, वहीं नाले वाले में गई सब, नदी वदी कहाँ पे, यहाँ पर जब बैक्टीरिया वटीरिया होते हैं तो ये एंटीबायोटिक्स क्या होता है, वो ऑलरेडी वहाँ कंटामिनेशन क्या होता है, जो गंदगी होती है उनको सड़ाने के लिए बैक्टीरिया ही जाते हैं। वही मान लीजिए क्लेप्सेला है, वही मान लीजिए साल्मोनेला है, वही मान लीजिए इकोलाई बैक्टीरिया, तो उन बैक्टीरियों में जब बार बार उन बैक्टीरिया के पास इस तरह के एंटीबायोटिक उस पानी के थ्रू आएंगे तो बैक्टीरिया में धीरे धीरे कुछ मरेंगे, कुछ बचेंगे, फिर मरेंगे, फिर बचेंगे, धीरे धीरे उनमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस होता चला जाएगा, प्रतिरोधकता होती चली जाएगी। और अब जब आप वही वाला बैक्टीरिया वाला वाटर या फूड कंटामिनेशन जब आपकी बॉडी के अंदर आएगा, वो बैक्टीरिया आएगा और बैक्टीरिया आपको बीमारी देगा, तो आप मुझे बताइए वो एंटीबायोटिक आपको काम करेगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया ऑलरेडी रेजिस्टेंस हो चुका है। यही बात मैं बता रहा हूं, आप जाने अनजाने में इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, आप हम लोग कर रहे हैं और खुद हम उसको भोग रहे हैं। यही कंसेप्ट था जो मैं आपको बता रहा हूं। सुपर बग, स्पेनिश टर्म, MRSA इन्फेक्शन, अमेरिका 2012 मुख्य परीक्षा, 2010-11 के आसपास NDML का इशू, न्यू दिल्ली मिटेलोबीटा लैक्टमेज, है ना, जो एक प्रोटीन और एक जीन DNA है जिसके आइडेंटिफिकेशन दिल्ली में सबसे पहले हुआ, क्लेप्सेला वाला, ये सारे के सारे केसेस ये कहीं ना कहीं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या केस है। आप हमेशा बच कर रहिए, छोटी छोटी बातों पर दवाइयाँ ना लीजिए, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट कराना है तो ढंग से कराइए और बीच में दवा मत छोड़िए, ठीक है ना, बीच में दवा मत छोड़िए। ये क्वेश्चन ट्यूबरकुलोसिस के केस में 2012 के आसपास, 13 के आसपास मेंस में आपके पेपर पूछा गया था। MDR प्लस, इस पे भी हम लोग पीछे के वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं।
एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस हारेगा देश जीतेगा वाला कैंपेन आपको याद आ रहा है। वहीं पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्लस एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस वाला केस था, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस, ये सारा केस हम लोग पढ़ चुके हैं ड्रग रेजिस्टेंस वाला। तो ये केस अपनी बॉडी में ना होने दीजिए, नहीं तो अच्छा खासा आपका शरीर जो इतना स्ट्रांग है आप कमजोर इसको बना रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट और है जिस पर हम पीछे डिस्कशन कर चुके हैं। पीछे हमने कहा था कि ई सिगरेट को बैन करने का बिल लाया गया, अब मैं कह रहा हूं ये पास हो गया, यानी सब कुछ वही है, सिर्फ पास हो गया, यही आपको बताया जा रहा है। और यहां इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि पूरी तरह से इसका प्रोहिबिशन कर दिया गया है, रोक दिया गया है। इसका प्रोडक्शन भी, इसका मैन्युफैक्चरिंग भी, इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी, ट्रांसपोर्ट भी, सेल भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, स्टोरेज भी, ये सारा का सारा एक बिल लाया गया जिसमें सारा ही नाम लिख दिया गया 2019। और इसके बारे में मैं आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूं कि 1 लाख रुपए आपको फाइन होगा, 1 साल की सजा होगी। अगर आप फिर रिपीट आप पकड़े गए इस तरह की काम करते हुए तो आपका पैसा जो होगा बढ़ाकर फाइन बढ़ा दिया जाएगा और आपका जो 5 लाख हो जाएगा और 1 साल का इंप्रीमेंट जो होगा वो बढ़ाकर 3 साल कर दिया जाएगा। इस तरह की चीजें आपको बेचना भी नहीं है। इस तरह का रखेंगे तो 50,000 रुपये आपको सजा, 50,000 रुपये आपको फाइन देना होगा या 6 महीने की सजा होगी। उस तरह के पॉइंट जो है, प्रोविजन जो है इस बिल में लाए गए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बारे में आपको बता चुका हूं, बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें धुआं नहीं निकलता है। इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एक केमिकल होता है जिसके अंदर हम इस तरह के निकोटिन या जो भी चाहिए फ्लेवर मिलाइए। अब ये चीजें कहीं ना कहीं एक तरह से बूस्टअप भी करती हैं। सरकार ने ई सिगरेट को पूरी तरह से बंद कर रखा है। अगर आप किसी वायुयान में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है भैया आपके बैग में ई सिगरेट तो है नहीं, कहीं आप ये सब चीजें लेकर तो जा नहीं रहे, सेवन तो करते हैं नहीं, उस बारे में नहीं पूछा जाता। फिलहाल अगर ये कहीं यूज भी करते हैं तो मत कीजिए, आप सीधी तरह से जेल में जाने वाले, आगे से ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है आपको बताने लायक, इसको आप ध्यान रखिए। फाइन। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है ई सिगरेट टाइप की चीजें आप लेते हैं तो ज्यादा स्मोक का सेवन करते हैं, जो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ठीक है, मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं। अब भाई ठीक है, हम तो सुनते हैं जो लोग सिगरेट पीते हैं इतना नशा होता है कि रोक ही नहीं पाते हैं, उनको बार बार चाहिए। तो अगर लगा ही रहेगा उसमें ई सिगरेट में, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में, तो बार बार ही पिएंगे। कम से कम सिगरेट एक बार खत्म हो जाता है तो फिर दोबारा जलाना पड़ता है। यहाँ पे तो उपलब्ध रहेगा, जितना कॉटरेज भरे रहिए उतना आपका चलेगा, लेकिन वहां पर भी एक लिमिट है। कुछ लोग कहते हैं जिनके पास ई सिगरेट, हमने आंख से देखा नहीं है भाई, कि सर 10 कस ही चलता। अभी सब फालतू बात हमसे मत करवाइए, ठीक है। जो कंसेप्ट था हमने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर हम लोग लास्ट में क्या बात करने हैं, आप जानते हैं वही सब एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ठीक है, जो सब करते हैं हम भी करते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डेंस मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप सीधा बात कर लीजिए इंस्टीट्यूशन में, सारी किताबें पूर्वांचलाइज में। हाँ, ये बात मैं आपसे जरूर बोलूँगा, आप जब बुक्स पढ़ेंगे ना जो इस इंस्टीट्यूशन से जो पब्लिश हुई हैं, साइंस टेक और एनवायरमेंट तो हमने मैग्रा हिल को दे दी है। ठीक है, अब हर विषय का तो हम अपनी पूरी टीम वाली किताबें दे नहीं सकते हैं और वो हम छापेंगे भी नहीं, हम भी जानते हैं। ठीक है, फिर यही हो जाएगा रवि अग्रहरी पूर्वांचलाइज टीम ही किताब मार्केट में आ जाएगी, है ना। तो इसके लिए मैं आपसे बोलूंगा, अगर आप इन 2 किताबों को देखकर आप समझते हैं इसकी गुणवत्ता क्या है, एग्जैक्टली ऐसी सारी किताबें हैं जो हमारे पूर्वांचल से करस्पॉन्डेंस मटेरियल के फॉर्म में बोली या बुक के फॉर्म में पब्लिश हुई है। एथिक्स की किताब आप देखिए ना, बहुत ही कंसाइज और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई। इंटरनल सिक्योरिटी देखिए ना, सारी की सारी, डिजास्टर मैनेजमेंट देखिए ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। किताबों की क्वालिटी की आप लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें। और हाँ, फेस टू फेस दिल्ली विल्ली मत जाइए, कोरोना का इफेक्ट देख ही रहे हैं, गोरखपुर आसपास रहते हैं, चले गए चुपचाप, सस्ता इंस्टीट्यूशन है, हम ही लोग पढ़ाने वाले हैं, 1.5-2 लाख रुपए वाले कोचिंग में पढ़ाते हैं। यहाँ 50-60 हज़ार रुपये में क्लास हो जाएगी, टेस्ट पेपर हो जाएगा, सब कुछ उसी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर लीजिए। बाकी आजकल क्या है, एक शौक है कि हम दिल्ली जाएंगे, कलेक्टर बनेंगे, और वैसे भी जो नई जनरेशन उसको एक मौका मिल जाता है दिल्ली कहकर निकलने का, जाइए जाइए जाइए, है ना, हम क्या बताएं। लेकिन अच्छा है कि अगर ये वीडियो आपके माँ बाप सुन रहे हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माँ बाप के पैसे हैं, बचा लीजिए, कल को ये सब काम आएंगे। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, इस एज में आपको कितना समझाया जाए। तो आप आसपास हैं तो वहीं पढ़ लीजिए, ज़्यादा दूर मत जाइए, फेस टू फेस अगर संभव है, और ऑनलाइन जितना हो सकता है उतना हम आपको कर रहे हैं। ये फेसबुक है पूर्वांचल इसका, यहाँ जुड़े रहें। और आप चाहें तो डॉक्टर रवि अग्रहरी के फेसबुक पे भी जुड़े रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइक फॉलो वॉलो करने की जरूरत है नहीं, ये सब ना देख लीजिए, आपको ज़रूरत लगे तो करिए, नहीं तो टाइम बर्बाद मत करिए। क्योंकि आज की आधी तो जो पॉपुलेशन है, यानी जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, वो तो अपना टाइम इसी फेसबुक और व्हाट्सएप पर बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, उसका यूज़ कीजिए, सदुपयोग कीजिए। ठीक है, पढ़ने आते हैं कुछ और बिजी हो जाते हैं कहीं। और ये पूर्वांचल इसका टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर ये PDF अवेलेबल है, और इस PDF को आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इस टेलीग्राम ग्रुप से आप PDF ले लें और इस वीडियो को सुनते रहें।
थोड़ा कोशिश मैंने की इस वीडियो में आपके साथ थोड़ा ओपन होने की और जुड़ने की। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं विद्यार्थी सर क्लास में आप किसी अच्छे मूड में होते हैं और वीडियोज़ में आप बहुत सीरियस पढ़ाते हैं। असल में क्या है ना, वीडियोस में अगर सीरियस नहीं पढ़ाऊंगा तो आप मुझे एक जोकर टाइप का आदमी समझ लेंगे। तो थोड़ा यहाँ पर एक गैप जो होता है ना मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। क्लास में तो हम लोग समझ जाते हैं कि हम सब भाई बहन दोस्त यार की तरह ही रहते हैं, और स्टडी हमेशा एक बड़े अच्छे मूड में होती है। तो वो स्टडी ना फेस टू फेस में एक जो चीज़ होती है वो चीज़ कभी भी यूट्यूब पे नहीं आ सकती है। आप चाहे 1000 वीडियो बना लें, अब जहाँ एक ही पहलू है जो मैंने डिस्कशन किया है, मेरे से आपको फ़ायदा ये होता है कि ठीक है बहुत सारी क्लासेस ली हैं तो कितनी क्वेरीज हो सकती हैं ये मुझे पता रहता है। अनुभव यहाँ टैलेंट मत समझिए, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। 20 साल का अनुभव जो पढ़ाने का रहा कि आज कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन विद्यार्थी पूछ चुके होते हैं, उन सारे क्वेश्चन को जोड़कर पढ़ाता हूँ। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चंस के डाउट्स आपको कम होते होंगे, जैसा मैं सोचता हूँ। होते नहीं होते मुझे नहीं पता, पर कम होते होंगे, क्योंकि झूठी तारीफ मुझे करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब चलिए फिलहाल जितना संभव है मैं लगा हुआ हूँ। आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर के अंदर रहिए, माँ बाप के साथ बैठिए। अब जिस रिलीजन के हैं कुरान पढ़िए, रामायण महाभारत आ रहा है वो देखिए, बाइबल पढ़िए। हम भी लाएं कुरान थोड़ा अपने पास, हम भी आजकल सोच रहे हैं थोड़ा पढ़ डालें। अगर एक घंटे भी पढ़ें तो थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि भाई रामायण महाभारत बहुत पढ़े हैं, बाइबल भी पढ़ने का है। ओके, और गुरु ग्रंथ साहब का तो हम नंबर सबसे लास्ट में लगाएंगे। अब भाई सिख दोस्त लोग बुरा मत मानिएगा, हम लोग बहुत बिजी आदमी हैं, क्लासेस और देखिए आजकल यूट्यूब पे भी चल रहे हैं। चले फिर अब आगे बढ़ते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। और ज़्यादा अच्छा कोई वीडियो नहीं होता क्या, मतलब कान में सुन लें और लगातार और सो जाएं और धर 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 सब सुनते चले जाएं। कुछ होगा तो हमको बताइएगा, कोई ऐसा वीडियो है जिसमें कुरान का हो पूरा हम लगा लें, सुन लें, बाइबल हो पूरा सुन लें, क्योंकि पढ़ने में फिर समझने में टाइम लगता है, और कहानी की तरह कोई सुनाता चला जाए जैसे बहुत अच्छा लगता है। गुरु ग्रंथ साहब की जो किताबें सब ऐसे हमको बताइएगा, लिंक दिया जरा दीजिएगा, हम उसको डाउनलोड करके सुन लेंगे। और हमारा टेलीग्राम नंबर है ही आप लोगों के पास, ठीक है। नंबर क्या है चाहिए, है ना, टेलीग्राम ग्रुप है ये पूर्वांचल है इसका, उस पर हमको पर्सनल मैसेज करके उसे हमको दे दीजिएगा, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा भक्ति भी चीज़ें चलती रहें, क्योंकि जो रिलीजन होता है ना वो बड़ा अच्छा बनाता है इंसान को। अगर आप उसकी लाइंस को समझें तो आप बड़े अच्छे इंसान बनते हैं। तो आप जिस रिलीजन के हैं, कास्टिज्म रिलीजन ये ख़त्म हो जाए तो फिलहाल ज़्यादा अच्छा है। लेकिन चलिए ठीक है, कोरोना तो एटलीस्ट काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा भगवान करे कोरोना होता रहे और इस तरह की चीज़ें खत्म हो जाए, ये चीज़ कहना अच्छा नहीं है। पर चलिए अपना ख्याल रखिए, हैव अ गुड डे, बाय।